नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया था। प्रत्येक आधुनिक राज्य में तीन प्रमुख तत्व अर्थात क्षेत्रफल, मानव एवं राजनीतिक व्यवस्था होती है। किसी एक तत्व के अभाव में राज्य का अस्तित्व रहित हो जाता है, राज्य का अस्तित्व नहीं रहता। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निम्न प्रकार से है। जिस प्रकार से राज्य के चार मूलभूत तत्व होते हैं, आपके क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजनीतिक व्यवस्था एवं सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी, इनके बिना कोई राज्य का निर्माण नहीं होता है। राज्य का भौगोलिक विस्तार एवं भौगोलिक वातावरण का अध्ययन, इसी के अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भी किया जाता है। राज्य का भौगोलिक विस्तार, कितना उसका क्षेत्रफल है, सीमा रेखाएं और भौगोलिक वातावरण, वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, मौसम रहता है, तो इन सब तत्वों का अध्ययन राजनीतिक सीमाएं और भौगोलिक सीमाएं दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं। भौगोलिक सीमाएं किसी भौगोलिक कारक के द्वारा निर्धारित होती हैं, चाहे वो आपके नदी है, आपके समुद्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और राजनीतिक सीमाएं, ये जिस प्रकार से एक राज्य की सीमाएं, एक स्टेट, एक ज़िले की सीमाएं, एक देश की सीमाएं, ये अलग प्रकार की होती हैं और भौगोलिक सीमाएं अलग प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा राज्य जनसंख्या को प्रश्रय देता है, मीन्स उनका पालन पोषण करता है ताकि अन्य कार्यों को पूर्ण करता है। इसमें राज्य की स्थिति, लोकेशन, आकार, विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है तथा ये राज्य की रक्षा के साधन हैं। ये सभी तत्व किसी राज्य के जीवन यापन के लिए, उसकी रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। राज्य की जनसंख्या का सामाजिक एवं प्रजातीय स्वरूप, जिनके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि का अध्ययन किया जाता है। किसी राज्य की सामाजिक और प्रजातीय स्वरूप, कौन सा समाज रहता है, कौन सी प्रजातियाँ बसती हैं। राज्य का आंतरिक प्रशासन, उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये इससे प्रभावित होता है। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसके महत्वपूर्ण भाषाई एकता, धर्म की एकता, जातीय एकता, ये सारे कारक उसको एकता के रूप में बांधे रखते हैं। राज्य पूर्णतः स्वयं के आंतरिक साधनों पर निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य राज्यों से राजनीतिक समझौतों के द्वारा इनकी पूर्ति करता है। प्रत्येक राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता, उसको जिन संसाधनों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो जो चीज़ें उस अपने राज्य में या स्वयं के पास नहीं होती, वो दूसरे राज्यों या दूसरे देशों से समझौतों के माध्यम से, ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा, व्यापारिक समझौतों के द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आयात करता है और अपने यहाँ से निर्यात भी करता है। राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है। राजनीतिक भूगोल विश्व की जो राजनीतिक घटनाएं हैं, उनके क्या भौगोलिक कारण हैं, वो स्पष्ट करता है। चाहे वो पश्चिमी एशिया का संकट हो या अफगानिस्तान अथवा भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाएं हों, ये सभी भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में अध्ययन कर समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। पश्चिम एशिया संकट, जहाँ पर आपके तेल निकाला जाता है, तो उस पर हर एक जो विकसित देश है, चाहे वो आपका रूस है, चाहे वो अमेरिका है, सबकी नज़र है वहाँ अपने वो सेंटर खोलकर वहाँ से तेल को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से चाहे भारत की पृष्ठभूमि है,
आपके, तो उसमें कि ये इसकी सामरिक दृष्टि से कि यहाँ से सारे जलमार्ग निकलते हैं, तो इस हिसाब से इनका जो राजनीतिक भूगोल है इनका इस पर नियंत्रण रहता है। राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल में विशिष्टता से किया जाता है। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण एवं व्यवहारात्मक पक्ष का विवेचन करता है। हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं, किस क्षेत्र में किस धर्म जाति का होल्ड है, या फिर जो राजनीतिक क्षेत्र यहाँ का क्या पिछले परिणाम रहे, कौन सी पार्टी उसमें उसने लगातार जीत हासिल की है या उसका क्या कारण रहा है, खेती है तो किस पार्टी से रिलेटेड है, या तो इस प्रकार के विवेचनों में राजनीतिक भूगोल का योग रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय जिसमें आपका यूएनओ है, यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, तो इनकी जो कार्यशैली है या कार्य हैं उनका स्टडी और उनकी गतिविधियों पर इसका अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। राजनीतिक भूगोल की समस्त गतिविधियाँ राज्यों के अंतर संबंध, विभिन्न इंटर रिलेशन, स्टेटों के क्षेत्रीय सहयोग, विश्व संगठनों का अध्ययन करता है। वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्षों को अधिक महत्व देता है। एक थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है, बल्कि व्यवहार के रूप में ये अपनी जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उनको ये पूर्ण करता है। राजनीतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, इसमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, किस प्रकार से एक दूसरे से सहयोग और नियंत्रित रहते हैं। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि ये भूगोल की वृहत शाखा मानव भूगोल का अंग है। विद्वानों का कहना है कि ये मानव भूगोल की ही एक ब्रांच है, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों में कुछ समानता होते हुए भी आधारभूत भिन्नता है, जिसके कारण राजनीतिक भूगोल एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र बन जाता है। मानव भूगोल मानव समाज एवं वातावरण का अध्ययन करता है, किंतु उनका आधार राजनीतिक इकाई नहीं होता। राजनीतिक जैसे हम एक किसी स्टेट का नहीं करता, मानव भूगोल में किसी एक राज्य के मानव भूगोल का, वो संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर हमारा इकाई एक राजनीतिक इकाई है, चाहे वो देश है चाहे वो स्टेट है, जो एक राजनीतिक इकाई होती है। अतः मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्रीय इकाई भौगोलिक प्रदेश होता है, चाहे वो मानसूनी प्रदेश है, चाहे वो किसी महाद्वीप का क्षेत्र है, चाहे आपके वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो उसका एरिया बड़ा होता है और राजनीतिक इकाई एक छोटी होती है। अतः मानव भूगोल के अध्ययन की क्षेत्रीय इकाई भौगोलिक प्रदेश होता है, जो कि विस्तृत एवं सूक्ष्म हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। भौगोलिक प्रदेश वो जलवायु कंडीशनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक उसमें समानता पाई जाती है उस प्रदेश में, किंतु अनेक प्राकृतिक और मानवीय समानताओं से युक्त होता है। उसमें प्राकृतिक या तो एक नेचुरल कोई समानता मिलेगी या फिर मानवीय समानता मिलेगी, किसमें आपके मानव भूगोल में। दूसरी ओर राजनीतिक भूगोल की अध्ययन की इकाई राज्य होता है। मैंने अभी बताया आपको कि इसकी इकाई स्टेट होता है, छोटी इकाई। राज्य पूर्णतः अप्राकृतिक होता है, क्योंकि मानव द्वारा इसकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक सीमाओं से समानता रखे, किंतु राज्य की सीमाएं सुनिश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं। राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र सीमित नहीं है, अपितु विश्व में अनेक राज्य जहां उनके आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप में इतनी अधिक विविधता है कि संपूर्ण विश्व भी इसके अध्ययन में समाहित हो जाता है। राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति सामान्यतः समान से लगते हैं, किंतु ये समान प्रकार का अर्थ रखते हुए भी भिन्नता लिए हुए हैं। राजनीतिक भूगोल के समान ही जर्मनी में एक नवीन विचारधारा का विकास हुआ, जिसको जियोपॉलिटिक का नाम दिया गया, जिसके संबंध में जर्मन विद्वानों का कहना था कि भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा है। जियोपॉलिटिक्स
इज ए जोग्राफिकल आत्मा कहा है। राज्य में एक क्षेत्र भूमि होता है जहाँ मनुष्य रहते हैं। इस राज्य में नियम प्राकृतिक एवं मानवीय होते हैं जिससे वह परिचालित होता है तथा इसका विकास प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। रेटजेर के ने कुछ राज्य के विकास के नियम बताए। 1986 में रेटजेर ने राज्य का विकास किस प्रकार हुआ या कुछ फिक्स तत्व हैं इसके। इसमें पहला है, राज्य का क्षेत्रीय विस्तार जनसंख्या वृद्धि के साथ होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रीय विकास भी बढ़ता जाएगा, विस्तार होता जाएगा। क्षेत्रीय विस्तार अन्य विकास कार्यों के अनुपूरक होते हैं। क्षेत्रीय विस्तार अन्य, क्योंकि जो दूसरे उससे प्रभावित होते हैं तो उससे सप्लीमेंट्री होते हैं। राज्य छोटी इकाइयों को सम्मिलित कर वृद्धि करता है। जो एक राज्य होता है वो धीरे 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 अन्य जो आसपास की छोटी इकाई हैं उनको उसमें शामिल कर लेता है और अपना विस्तार करता रहता है। राज्य का सीमांत उसकी बाहरी अंग होते हैं। सीमा क्षेत्र होते हैं जहाँ सीमा का अंत हो जाता है, उसको सीमांत कहते हैं, अंग होता है जो उसकी शक्ति और विकास का परिचायक होता है। अब वो कितना उसको विस्तार कर रहा है तो उसका ये सोच है कि भाई यदि वो विस्तार हो रहा है तो विकास हो रहा है, तो इस चीज़ का ये परिचायक होता है। राज्य अपने विकास क्रम में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। विकास क्रम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसको उसमें शामिल करता रहता है। राज्य विकास की प्रेरणा प्राचीन राज्य को विकसित राज्यों से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि हम देखकर सीखते हैं दूसरे राज्यों से। जो विकसित राज्य हैं, देश हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर हम उसको आगे विकास करने की कोशिश करते हैं। राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का क्रम सदैव चलता रहता है और राज्य का जो डेवलपमेंट है या विकास है ये अनवरत रूप से चलता रहता है। कार्ल सोफर ने भू राजनीति के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो उसमें पहला, राज्य एक जैविक सत्ता है। राज्य को उन्होंने एक जीव माना है। दूसरा है, क्योंकि वह जीव है अतः उसे रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। जीव है तो उसको स्थान की आवश्यकता होती है और वो जैसे जैसे उसका विकास होगा अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। जैसे हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ती है तो उसको अधिक आर्थिक और भूमि की आवश्यकता होती है। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षेत्रीय विस्तार द्वारा ही संभव है। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास से उसका क्षेत्रीय विस्तार की वो जितना विकास करेगा तो उसकी क्षेत्रीय विस्तार करेगा तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता जाएगा। भू राजनीतिक दृष्टि से प्रशांत महासागर क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोफर ने प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। जियोपॉलिटिक्स सीधी सीधी एक भूमि प्राप्त करने की राजनीति है। अधिक से अधिक भूमि को अधिग्रहण करना, उस पर कब्जा करना, विस्तार करना, तो इसको हम भू राजनीति, भूमि की राजनीति है भी इसको कहा जा सकता है। जर्मनी के लिए ग्रेट ब्रिटेन का विनाश आवश्यक है। उन्होंने जब ये थॉट आया, ये विचार था, सोफर ने ये जब थ्योरी दी तो वो कहते हैं कि इसमें जर्मनी के विकास के लिए ग्रेट ब्रिटेन समाप्त होना आवश्यक है। अर्थात मूल रूप से वो जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में उभारना चाहते थे। जैसे आज के उसमें हम देख रहे हैं कि चाइना है, कि चाइना चारों तरफ से छोटे छोटे स्टेटों को वो अपने उसमें, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे आपके इंडोनेशिया, तो कहने का मतलब उन पर अपनी जियोपॉलिटिक्स करके उनको विस्तारवादी नीति के तहत उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, उनको प्रलोभन देकर किसी प्रकार से वो, तो इस प्रकार से अपने अधिक से अधिक विस्तार करना, अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करना आपके जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति से इसका तात्पर्य होता है। इसके लिए न केवल भौगोलिक तथ्यों अपितु मानचित्रों का भी दुरुपयोग किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे हम नेपाल की बात देखें, डेली पेपर में आ रहा है, चाहे हम चाइना की बात देखें कि वो अपने जो नक्शे जारी कर रहा है उसमें दूसरे प्रदेशों को अपने उसमें दिखा रहा है कि ये प्रदेश चाइना के अंदर आता है या फिर ये नेपाल के अंदर आता है। तो ये जो मानचित्रों के द्वारा पॉलिटिक्स है, मानचित्रों की हमारा क्षेत्र है उसको डिस्प्यूटेड घोषित करना, डिस्प्यूटेड करने के बाद में उसमें फिर अपने दूसरे संसाधनों को लगाकर उस पर कब्जे करना, तो ये आपकी जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति कहलाती है।
अब इसके विकास किस प्रकार से हुआ उसका एक मॉडल विभिन्न विद्वानों ने, आगे हम उसको देखते हैं। भू राजनीति का विकास, इसमें जैविक राज्य और भू सामरिकता। जैविक राज्य में इसमें फेडरिक रेटजेल है, इन्होंने 18 में इसमें 1904 में, तो लॉ ऑफ द स्पेशियल ग्रोथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1896 में। फिर रुडोल्फ केजलिन है, ये इसमें इसका जन्म और इसमें इसकी मृत्यु। द स्टेट एंड ऑर्गेनिज्म 1916, ये अपने पुस्तक लिखी इसके बारे में। एडमिरल एल्फ्रेड थायर, इसने भू सामरिकता के बारे में, तो इसमें इसका जन्म हुआ इसमें। और ये इन्फ्लुएंस ए सी पावर, समुद्र की जो शक्ति है अपॉन हिस्ट्री, और 1890, तो ये पुस्तक लिखी थी, इसके द्वारा इसको भू राजनीति का के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए। फिर है सर हेल्फोर्ड जे मैकिंडर, इसका ये है, ये जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904, डेमोक्रेट आइडिया एंड रियलिटी 1919 में इन्होंने भू राजनीति पर ये पुस्तकें लिखी और उनके भू राजनीति को इन्होंने समझाने का कोशिश की। फिर आता है कार्ल हासोफर, इन्होंने जनरल ऑफ ज्योग्राफी 1924 से 1968 के बीच में इन्होंने भू राजनीति को स्पष्ट करने के लिए अपने सिद्धांत दिए। फिर निकोलस जॉन स्पाइकमैन, ये आगे जाके आपके ये आपके थ्योरी आएंगी अगले चैप्टरों में। अमेरिकन स्ट्रेटजी इन वर्ल्ड पावर 1942, द ज्योग्राफी ऑफ पीस 1944, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। आगे आता है अलेक्जेंडर पीडी सेवरेन की, इन्होंने विक्ट्री थ्रू एयर पावर 1942, एयर पावर की ऑफ सर्वाइवल 1950 में ये पुस्तकें लिखी इन्होंने। और फिर है साउल बी कोहेन 1928, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड वर्ल्ड, विभाजित वृत्त में भू राजनीति 1963 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इनका बारे में समझा। तो ये भू राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ है ये हमने इसके चार्ट से समझा। भू राजनीतिक विचारधारा का जर्मन विचारकों द्वारा प्रतिपादित स्वरूप यद्यपि समाप्त हो गया है। ये जर्मनी से इस विचारधारा का प्रचलन हुआ और अब इसको समाप्त माना जा रहा है, किंतु इस विचारधारा के अनेक तत्व न केवल बाद की विचारधाराओं को प्रभावित करते रहे, अपितु आज भी इसके अनेक तत्व राज्यों की राजनीति में व्याप्त हैं। अमेरिका यद्यपि भू राजनीति का सदैव विरोध किया जाता रहा है, किंतु स्वयं अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से अनेक बार इसको अपनाया है। रूजवेल्ट युग में मैनिफेस्ट डेस्टिनी का विचार भू राजनीतिक विचारधारा के समान ही विस्तारवाद में विश्वास रखता है। तो ये रूजवेल्ट के युग में जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुए थे, तो उस समय इसका हालांकि विरोध करता है विस्तारवादी नीतियों का, लेकिन इसने इनडायरेक्ट रूप से इस चीज़ को अप्लाई किया था। अंत में हम कह सकते हैं कि भू राजनीति एक संकुचित विचारधारा है, नैरो विचारधारा है, जिसमें विस्तारवाद को आधार मानकर युद्ध को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं भी आपको बता रहा था कि चाहे वो चीन है तो वो उसको विभिन्न माध्यमों से विस्तारवाद को बढ़ावा देकर और युद्ध को प्रोत्साहन किया जा रहा है। दूसरी ओर राजनीतिक भौगोलिक तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण कर सत्यता को प्रतिपादित करता है, लेकिन जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, राजनीतिक भूगोल है, वो भौगोलिक तत्वों का वास्तविक विश्लेषण कर सत्यता को प्रतिपादित करता है। उसमें इस प्रकार की भावना नहीं है, विस्तारवाद की भावना नहीं है, युद्ध को प्रोत्साहन की भावना नहीं है। अब आगे राजनीतिक भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। राजनीतिक भूगोल एवं इतिहास, देखिए इतिहास और राजनीतिक भूगोल दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन राजनीतिक भूगोल में इससे संबंधित जो विषय हैं उनका क्या इतिहास रहा है, कहाँ पर किस पार्टी का शासन है, उस पार्टी के शासन के बारे में क्या इतिहास है, किस प्रकार से वो जीती, इसके बाद में इससे पहले कौन थी, बाद में उसके हारने का, तो ये सारी स्टडी राजनीति के इतिहास की स्टडी राजनीतिक भूगोल में की जाती है कि वहाँ पर उसके क्या भौगोलिक कारक रहे, क्या आर्थिक कारक रहे, क्या राजनीतिक कारक रहे कि पार्टी का आना, उसका
फिर दूसरी पार्टी का चेंज होना, तो इसमें विभिन्न पक्षों का अध्ययन इसमें हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं और इतिहास में भी हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इतिहास और राजनीतिक भूगोल तथ्यों के पूर्वकालिक अध्ययन के आधार से संबंधित हैं। राजनीतिक भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन किन कारणों से प्रभावित हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, खराब हुए हैं, इन सब का अध्ययन हम, क्योंकि हमारी आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती तो हम दूसरे लोगों से, दूसरे स्टेटों से, देशों से संबंध बनाते हैं और संबंध से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कौन कौन से जो कारक प्रभावित कर रहे हैं, भौगोलिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, राजनीतिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, आर्थिक कारक प्रभावित कर रहे हैं, वो सारा अध्ययन राजनीतिक भूगोल में भी किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो किया जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य के कार्य, राज्य के आवश्यक तत्व, इनका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल में भी हम इन सब का कॉमन रूप से, चाहे जनसंख्या है, चाहे आपके धरातल है, चाहे आपके सरकारें हैं, सरकारों की शासन व्यवस्थाएं हैं और सार्वभौमिकता है, इनका अध्ययन राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान दोनों में ही समांतर रूप से करते हैं। अतः ये दोनों विषय एक दूसरे से हम संबंधित कह सकते हैं। राजनीतिक भूगोल का व्यवहारिक महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? राज्य के प्राकृतिक वातावरण की जानकारी। राजनीतिक भूगोल में हमें किसी देश, प्रदेश, स्टेट के प्राकृतिक वातावरण की, उसकी स्थिति कहाँ है, कितने अक्षांश देशांतर, कितने हजार उसका किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसका विस्तार है, इसका अध्ययन, जलवायु, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार का तापमान वगैरह, धरातल किस प्रकार का है आपका, तो इन सब का अध्ययन हम तटरेखा वगैरह इस सब का अध्ययन, जो प्राकृतिक जो तत्व हैं इनका हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान। राज्य की जो समस्याएं हैं, जो कार्य हैं, उनका समाधान हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। प्राकृतिक, आर्थिक, जनसंख्या संबंधी तथ्यों का सही विश्लेषण, कि हमारे पास में प्रकृति में क्या है, कौन से खनिज हैं, क्या है, आर्थिक विकास में हम किस प्रकार सुदृढ़ गए, जनसंख्या संबंधी तथ्यों की कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास में है, कितनी इसमें से कार्यात्मक जनसंख्या है, तो इन सब का हम सही विश्लेषण इसमें करते हैं। राज्य की राज्य के आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना, तो ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। देश की सीमा सुरक्षा में सहायक, कि देश की सीमाओं की रक्षा में हम कौन कौन से हमारे भौगोलिक और राजनीतिक पक्ष हैं वो किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी हमें इसमें सुरक्षा में सहायता प्रदान करती है। शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में मूल्यांकन, कि हमारी जो शासन व्यवस्था है उस परिप्रेक्ष्य में, उस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से सुव्यवस्थित शासन चला सकती है, कैसे हमारा सही सिस्टम चल सकता है, तो ये अध्ययन इसका व्यवहारिक महत्व है इसमें। निर्वाचन प्रणाली की सहायता एवं सफलता का ज्ञान। निर्वाचन प्रणाली हम किस प्रकार से, हमारे जो प्रणाली है, प्रशासन की जो प्रणाली है, जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसको हम हर 5 साल में निर्वाचन का वोटिंग के द्वारा, तो उसको सफल संचालन के लिए उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या प्रणाली को उसमें अप्रोच लाई जा सकती हैं, तो इनके इसलिए इसका महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय विकास। अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी हम राजनीतिक भूगोल का पूर्ण सहयोग है और विश्व शांति में सहायक। तो अंतिम जो बिंदु है कि इस प्रकार से हम, कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे, हम हमारा आर्थिक विकास करते रहें सारे देश, तो इस चीज़ को लागू करने में राजनीतिक भूगोल हमारा सहयोग करता है, इसके लिए इसका महत्व है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।